सो हेलो गाइस, आज के टर्म में हम कोलिजन देखेंगे। किस तरह से कोलिजन मतलब एक अलग नज़रिए से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में होगा वो। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सेंटर ऑफ मास फ्रेम को एक मैजिकल फ्रेम का नाम दिया है। ये आप खुद ब खुद महसूस कर लेंगे और जान जाएंगे कि ये क्यों मैजिकल कह रहा है कि कहा जा रहा है। तो देखते आगे। तो आज के टर्म को समझने के लिए आपको किन किन चीज़ की ज़रूरत होगी, किन किन टूल्स का आइडिया होना चाहिए। तो वो रिक्वायरमेंट्स में आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का बेसिक आइडिया आना चाहिए। मतलब आपको एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर अलग अलग फ्रेम में कैसे एनालाइज करना है, वो सब पता होना चाहिए, है ना। और फोर्स एनालिसिस का बेसिक आइडिया, क्लियर आइडिया, बिल्कुल रिलेटिव मोशन का क्लियर आइडिया। और एनर्जी का बस बेसिक आइडिया चाहिए। डीप में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एनर्जी का हम यूज़ ही नहीं करेंगे। इन जनरल जैसे कोलिजन पढ़ते हैं तो हम एनर्जी वगैरह का यूज़ करते हैं। वो भी एक बार हम रैप अप करेंगे कि आप जनरली कोलिजन को किस तरह से पढ़ते हैं। तो कोलिजन पढ़ने से पहले मैं एक ब्रीफ आइडिया जो आपको पहले से होना ही चाहिए इस सेशन को समझने के लिए, वो मैं देना चाहूँगा कि कोलिजन जो है सो तीन तरह की, मतलब तीन टाइप्स के होते हैं। एक ई बराबर वन, यहाँ पे इलास्टिसिटी होता है जिसका आइडिया आपको होना चाहिए, जिसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। ई बराबर ज़ीरो, जिसमें इन इलास्टिक सारा का सारा मतलब मैक्सिमम एनर्जी लॉस्ट इसी केस में होता है। और एक लेस एनर्जी लेस का एक केस होता है, ई बराबर ज़ीरो से वन। इलास्टिसिटी का बेसिक आइडिया आपको होना ही चाहिए। तो कोलिज़न होता क्या है ये देखने की कोशिश करते हैं। मतलब ये समझते हैं ना कि कोलिज़न होता क्या है। तो कोलिज़न कुछ नहीं है। एक मास वाला पार्टिकल मान लीजिए m1 मास का है, एक दूसरा मास वाला पार्टिकल m2 मास का है। दोनों किसी स्पेस में वेलोसिटी अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर v1 ग्रेटर देन v2 होगा तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ये कभी ना कभी इससे टकरा जाएगा। तो जो टकराया उसके बाद वेलोसिटी चेंज करेगा, दोनों की वेलोसिटी चेंज होगी, तो ना उसी प्रोसेस को ना कोलिजन कहेंगे, या फिर फेनोमेना को कोलिजन कहेंगे, जो भी। तो हम अलग अलग मतलब टाइप की कोलिजन देखते हैं। लेकिन ई की जब इलास्टिसिटी के फॉर्म में हम किसी रिज़ल्ट को लाते हैं तो वो यूनिवर्सल रिज़ल्ट ही होता है। तो आगे देखते हैं। तो जनरली हम जब कोलिजन वगैरह को एनालाइज करते हैं ना, तो हम ना एक सारे वेक्टर्स को एक डायरेक्शन में मारते हैं। इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं और इधर वाले डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान लेते हैं। लेकिन हम वेक्टर का एनालिसिस करेंगे तो इधर वाले डायरेक्शन को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। हम ना इधर वाले डायरेक्शन को कम कंसिडर करेंगे या कंसिडर ही नहीं करेंगे। अगर इस डायरेक्शन को कंसिडर करने की बात है तो हम नेगेटिव सिंबल का यूज़ कर देंगे। आखिर वेक्टर है तो नेगेटिव और पॉजिटिव का सिग्निफिकेंस होता है। तो जो भी मानेंगे हम सारे राइट डायरेक्शंस के वेक्टर मांगेंगे, आप देख भी रहे होंगे। तो आगे देखते हैं। तो इन सब टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमको किन किन चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, या आप जो सॉल्व कर रहे थे अब तक जो सीखे थे, या जनरली बुक्स वगैरह में यही दिया रहता है। तो हम तीन इक्वेशंस का यूज़ करते थे, उनको सॉल्व करते थे और एक रिज़ल्ट लाते थे। कुछ लोग उस फॉर्मूले को याद करके रखते हैं, वो भी मतलब अच्छा अप्रोच होता है, पर खैर समझने का बात ही कुछ और हो। तो हम करते क्या थे हम वो देखते हैं। हम बेसिकली तीन इक्वेशंस लिखते हैं। तो उसमें पहला इक्वेशंस हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। इसी तरह दूसरे इक्वेशन में हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन लिखते हैं। वो हम आगे जाकर एक बार और देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आखिर होता क्या है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखा। तो एक और इक्वेशन जो हम लिखते हैं वो एनर्जी के इक्वेशन लिखते हैं। थर्ड इक्वेशन हम एनर्जी का इक्वेशन लिख देते हैं। तो इन तीनों को सॉल्व करके हम जनरली आंसर लाते हैं, या जो भी रिज़ल्ट या कंक्लूज़न लाते हैं कोलिजन से रिलेटेड, सारे उस फिनोमेना से रिलेटेड वेलोसिटीज़ कोलिजन्स के बाद की हम उसी तरीके से लाते हैं। पर आज हम कुछ नए तरीके से सीखेंगे। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सीखेंगे, जो कि बिल्कुल मैजिकल होने वाला है। सो लेट्स सी। तो दो बॉडीज़ है, अलग अलग वेलोसिटीज़ से ट्रैवल कर रही है।
हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से इनको एनालाइज करते हैं, तो इनका सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं होगा, ये तो ऑब्वियस है। तो अगर बात करें तो कभी ना कभी तो ये कोलाइड करेगी। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इनकी वेलोसिटी को एनालाइज करें तो किस तरह करेंगे? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कुछ भी होगा वो हम बाद में निकाल कर देख लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम जब किसी के फ्रेम में आते हैं तो उसका वेलोसिटी उल्टा करके ऐड कर देते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इधर कहीं होगा, जो कि ऑब्वियस वाली बात है या दिख रहा है हमको, तो हम इस वेलोसिटी को ऑपोजिट करके v1 में ऐड कर देंगे। तो हम वेक्टर्स, हम पहले भी कहे कि हम सारे वेक्टर्स राइट डायरेक्शन में लेंगे, तो जो भी लेफ़्ट वाली बात होगा हम उसमें नेगेटिव सिंबल का यूज़ करेंगे। उसी तरह v2 में भी हम VCM का नेगेटिव ऐड कर देंगे, तो हमको मतलब दोनों का सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वेलोसिटी मिलेगा। तो आप देख रहे हैं हमने वेलोसिटी लिख दिया है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इस बॉल की वेलोसिटी और इस बॉल की वेलोसिटी क्या दिख रही है। सेंटर ऑफ मास इधर कहीं जा रहा होगा तो ऑब्वियसली उल्टा करके ऐड किया, तो नेगेटिव सिंबल का यूज किया। तो दोनों की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हमने लिख दिया। अब हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एनालाइज कर रहे हैं, तो हम केवल सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखेंगे कि कोलिजन के बाद कौन सी वेलोसिटी किस तरह से दिखने वाली है, किस बॉल की वेलोसिटी क्या दिखने वाली है, वो सब की बात करते हैं। तो आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है वो हम देखते हैं। तो उससे पहले कुछ और चीज़ें देखना ज़रूरी कि आखिर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हो क्या रहा है। हम 2-3 चीज़ कंक्लूड करना चाहते हैं जिससे बाकी चीज़ों को डिराइव किया जाए या उनका प्रूफ निकाला जाए या उनका सटीकता को देखा जाए कि आखिर कितनी बात है। तो हम VCM लिखेंगे तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास का बेसिक फार्मूला होता है। जब आप सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं तो पहले ही टर्म में या पहले ही टॉपिक में आप ये फार्मूला सीखते हैं m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 डॉट 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 mn vn बाई सम ऑफ ऑल दी मासेस। ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन देता है या पोजीशन देता है, या सॉरी वेलोसिटी देता है। अगर आप v के टर्म में लिख रहे हैं तो x के टर्म में पोजीशन। तो वो फार्मूला हम यूज़ करते हैं। हमने वो फार्मूला लिखा, VCM लिखा। अब मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो भी वेलोसिटी आपको दिख रहा है आप वो लिखो, उसको सॉल्व करो और वेरिएबल्स के टर्म में लाओ। तो हमने दो वेलोसिटी हमको दिख रहा है, ये वाला वेलोसिटी है और ये वाला वेलोसिटी है। तो इसको हमने VCM को डायरेक्टली यहाँ पे पुट किया दोनों टर्म में और सॉल्व किया, तो हमें कुछ रिज़ल्ट मिला। तो वो भी हमने लिख दिया कि आप कुछ रिज़ल्ट दिख रहा है। तो इसमें ख़ास बात ये है कि आप देख रहे होंगे कि m1 m2 से रिप्लेस हो गया और बाकी सारे टर्म्स सेम हैं और नेगेटिव साइन का इम्पोर्टेंस आ गया। आप ध्यान से फिर से देखिए, मैंने मार्क कर दिया था तो शायद आप नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह से चीज़ आया। तो हम ना सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम को लिखना चाह रहे हैं। तो मोमेंटम को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, m1 से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इस बॉल का मोमेंटम मिलेगा। उसी तरह इस बॉल का मोमेंटम निकालने के लिए हम m2 को इस वाले वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने मोमेंटम लिखा और उसका सम करने की कोशिश की। तो हमको कुछ ऑब्जर्वेशन या कुछ नोटिस हो रहा है, वो हम नोटिस करवाना चाह रहे हैं कि जो मोमेंटम आ रहा है वो ये आ रहा है। और जब आप इसमें ये दोनों टर्म पुट कीजिएगा तो साफ दिख रहा है, या फिर आप खुद से करके देखिए, मैं मैथ्स नहीं बताने वाला हूँ, या बेसिक कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं कि ये ज़ीरो आ रहा है। यानी क्या, इससे हम कंक्लूड कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम का सम ज़ीरो होता है। यानी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से आपको मोमेंटम वेक्टर्स दोनों दिख रहे हैं, दोनों मास के, उनका सम हमेशा ही ज़ीरो होगा। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका इम्पोर्टेंस 2 मिनट में या अगले 10-15 सेकंड में ही पता चल सकता है। तो आप ऑब्वियस वाली बात है कि अगर ये मोमेंटम के टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये भी मोमेंटम के टाइम मल्टीप्लाई होगा। मैं बात बोल रहा हूँ, इसका इम्पोर्टेंस है, आगे काम आएगा या आगे सीखेंगे, काफ़ी मज़ेदार बात है। तो जब हम बात फिर से चीज़ों को देखते हैं, हमें सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इस बॉल का वेलोसिटी ये दिखता है, इस बॉल का वेलोसिटी ये दिखता है। बिफोर कोलिजन की बात हो रही है। फिर आफ्टर कोलिजन हमको कुछ वेलोसिटी दिखेगा, नहीं पता, कुछ वेलोसिटी दिखेगा, नहीं पता, वो हम बात की बात है। तो हम वो देखने की कोशिश करेंगे। तो हम मान ले रहे हैं कि जो भी वेलोसिटी कोलिजन के बाद होगा वो k टाइम्स होगा। मानने में क्या, वेलोसिटी कुछ भी हो वो उसका फैक्टर है k टाइम्स या k टाइम्स होगा। तो k टाइम्स बस नहीं होगा, हम वेक्टर्स एनालाइज कर रहे हैं तो हम वेक्टर्स को ढंग से साइन के साथ एनालाइज करेंगे। आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा है, तो इस नेगेटिव का भी कुछ इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ये है
ध्यान से अब देखने की ज़रूरत है कि पहले दोनों मासेस, एक मास यहाँ था, एक मास यहाँ था, ये मास इधर अप्रोच कर रहा था, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका मोमेंटम इधर था, क्योंकि ये धीरे धीरे पास आ रहे थे दोनों मास, तो ये इसके पास आ रहा था और ये भी इसके पास आ रहा था। जब कोलिजन हो जाता है तब जो चीज़ होती है, सेंटर ऑफ मास यहाँ रहता है, ये मास दूर भागने लगता है और ये मास भी दूर इसी डायरेक्शन में रहता है, पर इसका वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से कम रहता है। तो सेंटर ऑफ मास से देखने से ऐसा लगता है कि ये काफ़ी दूर चला जा रहा है और ये इसके तरफ आ रहा है। तो पुरानी बात कि दोनों के बीच सेपरेशन बढ़ती है, तो दोनों के बीच जब सेपरेशन बढ़ती है तो ऐसा लगता है कि दोनों ही दूर जा रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम का डायरेक्शन भी बदल जाता है, और ये सोचने वाली बात है, या थोड़ा सोचे तो समझ में आ जाए, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे कहें कि पहले दो पार्टिकल्स थे, दोनों आपस में पास आ रहे थे, तो सेंटर ऑफ मास से ऐसा लग रहा था दोनों पास आ रहे हैं, तभी तो कोलिजन हुआ। कोलिजन होने के बाद की जब बात करें तो सेंटर ऑफ मास यहाँ और दोनों पार्टिकल यहाँ दोनों सेपरेट होते हैं, तो ऐसा लगेगा कि दोनों दूर जा रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम बदल गया, जो कि पहले पास आ रहा था अब दूर जा रहे हैं, मोमेंटम के डायरेक्शन भी बदला। तो ऑब्वियसली हम बताए थे कि हम जब भी वेक्टर्स देखेंगे तो हम बदलता हुआ डायरेक्शन को नेगेटिव के फॉर्म में लेंगे, और हमने यूज़ भी किया है यहाँ पे नेगेटिव। अब देख रहे होंगे हमने यहाँ पे नेगेटिव टर्म का यूज़ किया है। तो हम मान लिए कि जो नया वेलोसिटी होगा वो k टाइम्स भी होगा और वो नेगेटिव होगा, उसका रीज़न मैंने दे दिया। तो मैंने पिछले स्लॉट में बताया भी कि अगर एक का मोमेंटम में k मल्टीप्लाई करे तो दूसरा में भी k मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि दोनों का मोमेंटम का सम 0 है। तो अगर एक के टर्म में हमने k टाइम्स लेट किया तो दूसरा भी हम k टाइम्स ही लेट करेंगे, और आपके सामने रिजल्ट भी है, एक को k टाइम रिलेट किया, दूसरे को भी k टाइम रिलेट किया, सारे चीज़ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हम ग्राउंड फ्रेम में आना चाहते हैं कि भाई ग्राउंड फ्रेम में अब क्या हो रहा है। हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सभी चीज़ को देख लिया, अब हम वापस ग्राउंड फ्रेम में आकर एक बार चीज़ों को रैप अप करते हैं कि आखिर किए क्या हम। तो ग्राउंड फ्रेम में हम वेलोसिटीज़ लिखते हैं। तो ग्राउंड फ्रेम में एक चीज़ नोटिस करो कि जब आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देख रहे थे तो आप अपना सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी था उसको आपने मास के पलट कर ऐड किया हुआ था मास पे। तो अब ग्राउंड फ्रेम में जब वापस आ रहे हो तो उसी वेलोसिटी को आप वापस इधर ऐड करना चाहोगे, तब ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जो भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में ऐड करना होगा, तो हम उसी डायरेक्शन वही किया हमने। हम सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को दोनों टर्म में ऐड किया। यहाँ पे छोटा सा दिख नहीं रहा है, पर समझने वाली बात है कि वीसीएम को ऐड किया दोनों केस में, तो हमको ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी दिया। तो अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, हमने पूरा टर्म एनालाइज कर लिया कि ग्राउंड फ्रेम में ये कुछ दिखेगा हमारा वेलोसिटी, अननोन टर्म हमारा बस के है, बाकी सब कुछ नोन है। अब हम एक नया, जो कि मतलब नया क्या, आपको पता है इलास्टिसिटी के बारे में कि ये इसका डेफिनेशन ही होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो हमने जो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब ग्राउंड फ्रेम में ही वो डेफिनेशन अप्लाइड है ई का, इलास्टिसिटी का। तो हम ग्राउंड फ्रेम में, इसीलिए हम ग्राउंड फ्रेम में आए हैं। अब उसका इंपॉर्टेंस आपको दिख रहा होगा, मैं ग्राउंड फ्रेम में क्यों वापस आया। तो ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम ये लिख सकते हैं, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो हम उसी से लिख सकते हैं कि पहले v1 से आ रहा था और ये v2 से उधर जा रहा था। तो हम वो लिखेंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये देखिए हम लिखते भी हैं। तो हम सीधा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखा और ऊपर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बस पुट कर दिया, इन सबको सॉल्व किया। तो मज़े की वाली बात है कि k का वैल्यू e के बराबर आ गया। और यही मैं कंक्लूड करना चाह रहा था कि आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखते हो तो कुछ अच्छा दिखने वाला है, कुछ स्पेशल, कुछ मैजिकल, जो काफ़ी मज़ेदार हो। तो अब तक हमने जो सीखा उसको हम रैप अप करते हैं कंक्लूज़न के साथ कि वो सब तो काफ़ी लेंदी बोरिंग लग रहा था। तो अब आखिर काम की चीज़ क्या है वो देखते हैं, या फिर जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने डिराइव किए। तो कंक्लूड हमने ये किया कि सम मोमेंटम का ज़ीरो होता है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो मोमेंटम का सम ज़ीरो होता है जब सेंटर ऑफ मास से आप चीज़ों को देखोगे। तो दूसरा चीज़ हमने देखा कि वेलोसिटी कोलिजन के बाद ई टाइम्स हो जाता है उसका मैग्नीट्यूड, और ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मतलब
उसका नेगेटिव साइन हम यूज कर रहे थे, वो मैंने एक्सप्लेन भी किया था, और कॉमन सेंस से आपको दिख भी जाएगा, आप थोड़ा बहुत सोचे तो। अब इनका यूज़ करके हम चीज़ों को रैप अप करते हैं। तो ये कुछ कोलिजन था। सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात करें तो ये हमें दिख रहा था, और ग्राउंड फ्रेम में तो खैर ये हो ही रहा था। तो हम दोनों साथ में ही लिखते चलेंगे। तो कोलिजन, मैंने 4 डॉट का यूज़ किया है कि आफ्टर कोलिजन के बाद की चीज़ों को देखा जाए। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, और उसमें हम VCM ऐड करते हैं तो हमको ग्राउंड फ्रेम में उनका ये मिल जाता है, और के को ई के बराबर हम बता चुके थे, प्रूव करके ला चुके थे। तो ये होता है। तो अब बस हो गया, ख़त्म, कोलिजन ख़त्म, आपने रिज़ल्ट लिया है। यही तो आप निकालने में परेशान रहते हो, यही तो निकालने में आप परेशान रहते हो, या फार्मूलाज याद करते हो। तो अब कुछ करना नहीं है। कुछ लोग इसको याद भी कर लेते हैं, तो मैंने उसको अलग से लिख भी दिया है कि ये फार्मूला कुछ लोग याद कर लेते हैं, पर खैर याद करने वाली बात है नहीं। आपको उन 2 पॉइंट को ध्यान रखना है, इन दोनों पॉइंट को, और आप रिलेटिव वेलोसिटी का यूज़ कर बेसिक कॉन्सेप्ट फिज़िक्स का, वेक्टर्स का याद रखोगे तो यूज़ कर आप फट सा सॉल्व कर सकते हो। आपको इसमें मोमेंटम कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन लगाना है। खैर हमने लगाया इक्वेशन, और तभी ये रिज़ल्ट सेकंड वाला पॉइंट लाया। पर खैर आप लगा भी सकते हो अगर शौक चढ़ा है तो, पर आप नहीं भी लगा सकते हो। एनर्जी का तो बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं। बेसिक आइडिया भी नहीं दिया। अगर मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करता तो शायद बताता। तो कोलिजन ख़त्म हुआ, काफ़ी बेसिक तरीक़ा से ईज़िली ख़त्म किया। तो आज के टर्म में बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी कर ही दीजिएगा।